तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप लोग हमारे एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। देखिएगा, पहले तो यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ कि जो ये बैच होगा ये पूर्णतः ऑनलाइन होगा, कोई भी ऑफलाइन नहीं होगा। कुछ भी आपको जानकारी दी जाएगी, ये सारी आपको वीडियो जो भी होंगे ये आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब वीडियो का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। अगर कोई पर्सनल चाहता है तो उसको पर्सनली भी सेंड किया जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से ये स्ट्रैटेजी रहेगी। फिर आगे है आपको वीडियो कब, कैसे और कितने बजे मिलेगा। जो रोज़ सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिलेगा, 8 बजे सुबह। ठीक है, और ये जो वीडियो होगा ये चैप्टर वाइज होगा, टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा, चैप्टर वाइज होगा और रिकॉर्डेड वीडियो होगा। ठीक है, लगभग 1 घंटे के आसपास का ये वीडियो होगा। 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार थोड़ा कम भी हो सकता है। आप अनुमान लगाइए 1 घंटे के आसपास का आपका लेक्चर होगा जो सुबह आपको 8 बजे मिलेगा। इसके साथ जो ये लेक्चर होगा, रोज़ लेक्चर की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। कई बच्चे पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं कि उन्हें पीडीएफ भी चाहिए होती है। अगर जो इंटरेस्टेड होंगे, वैसे तो लेक्चर के दौरान आपको पीडीएफ की क्या ही आवश्यकता पड़ेगी, परंतु अगर फिर भी चाहते हैं तो उसी लेक्चर का आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा उसी दौरान 8 बजे के आसपास। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। फिर आगे ये होगा कि जो टॉपिक आपको सुबह पढ़ने के लिए दिया जाता है 8 बजे, उसी का रात को 9 बजे टेस्ट भी होगा। तो देखिएगा, सुबह कोई आपको टॉपिक दिया जा रहा है और रात को 9 बजे उसका टेस्ट भी होगा। सबसे बेस्ट मेथड होता है ये किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए बेस्ट मेथड है। पहले आप अच्छे से टॉपिक को क्लियर कीजिए, उसके नोट्स बनाइएगा। जो आपको आता है उसको रहने दीजिए, जो नहीं आता है तो उसका आपने नोट करना है, नोट्स बनाने हैं। फिर देखिए, रात को 9 बजे ही उस टॉपिक का आपका टेस्ट भी होगा। बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रहती है ये। ठीक है, तो टेस्ट हर दिन होगा, हर दिन। जब आपको मतलब 8-9 बजे टेस्ट सेंड किया जाएगा, आपको एक पेज लेना है A4 साइज का, या जो मर्जी आप ले सकते हैं, उस पर इसको सॉल्व करना है और फिर 9 से 10 बजे के दौरान आप मुझे इसकी फ़ोटो सेंड करिएगा। मैं आपको फिर 10 बजे इसकी आंसर की सेंड कर दूंगा। ये नेसेसरी होता है टेस्ट देना। ठीक है, जो आपने सुबह पढ़ा होता है तो उसका टेस्ट भी देना होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप 9 से 10 बजे के बीच में नहीं दे पाते हैं। अगर आप टेस्ट को लेट सॉल्व करते हैं तो उस दौरान भी आप दे सकते हैं, इस टेस्ट को आपको आंसर की दे दी जाएगी। फिर आगे है आपके साप्ताहिक टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ा है सप्ताह के अंत में इसका टेस्ट भी दिया जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। इसके पश्चात देखिएगा, अगर आप टेस्ट को जो अपना ये कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको समय समय पर एलटी टेट, एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध करवाए जाते रहते हैं, ताकि आप उनके भी नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि प्रश्नों के रिपीट होने की बेहद ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, इसी के साथ साथ PYQ के साथ साथ आपको और भी महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड की जाती रहती हैं ग्रुप में, जो ग्रुप बना होता है उसके। ठीक है, उसके अंतर्गत 4 निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। जो ओष्ठ ध्वनि है ये होगा फ। फिर है वावल को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहा जाता है। फिर है कौन स्वर नहीं है। जो विकल्प दिए गए हैं इनमें जो स्वर नहीं होगा वह है ब। ये व्यंजन होगा, बाकी अ, उ, ए ये तीनों स्वर होंगे। ये सारे प्रश्न पहले किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर आपके समक्ष लाया हूँ। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो जो घोष होगा तो वो होगा विकल्प सी, द। बाकी प, ट, फ ये होंगे अघोष। फिर प्रश्न संख्या 9, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ये वर्ण कहलाता है, वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर। फिर वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, व्यवस्थित वर्ण समूहों को वर्णमाला कहा जाता है।
व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? तो जो कंठ्य ध्वनियाँ होंगी यहाँ पर क ख, ये कंठ्य ध्वनियाँ हैं, कंठ से इनका उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है 12, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो जो मूर्धन्य व्यंजन होगा ड ढ, ये आपके मूर्धन्य व्यंजन है। अगला है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो जो अल्प प्राण होंगे तो ये होगा क ग, ये आपके अल्प प्राण हैं, बाकी सारे महाप्राण होंगे। सारे तो नहीं होंगे, कोई कोई हो सकता है, परंतु जो क और ग है ये अल्प प्राण हैं। अगला प्रश्न है 14, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ये है ख ग, ख ग। यहाँ पर देखिए ये जो नीचे बिंदी लगी होती है इन्हें कहा जाता है विकसित या आगत ध्वनियाँ, ठीक है। अगला है 15, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो जो घोष वर्ण होगा ये होगा विकल्प सी, म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो जो ऊ है ये वर्ण व्यंजन नहीं होगा, ये स्वर होगा, ठीक है, बाकी वर्ण होंगे। अगला प्रश्न है 17, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? तो जो ओष्ठ्य नहीं होगी तो ये है विकल्प डी त, बाकी प ब म ये ओष्ठ्य होंगी, त दंत्य होगा। 18, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। अगला है, निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? जी हाँ, ये नासिकीय होगा। अगला है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कंठ तालव्य कहलाते हैं, विकल्प डी सही। अगला है 21, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? श्री, इसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है 22, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? किस में द्वित्व व्यंजन होंगे? दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ल बार बार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है इसकी, पुनरावृत्ति। अगला है श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। फिर एक श ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। फिर है, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क की। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? पहले ही आपको ऊपर बताया था मैंने। फिर है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो जो अघोष वर्ण होगा यहाँ स, बाकी व ह ज ये घोष होंगे, ठीक है, सघोष या घोष। अगला है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का हो जाएगा कंठ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ, ये संयुक्त होगा। अगला प्रश्न देखिए 30, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ट, ये दंत्य नहीं होगा, बाकी त द न ये किसी न किसी तरह से दंत्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 31, कौन सा अमानक वर्ण है? जो विकल्प बी है, इसमें देखिए भ भी है और र जैसी भी आवृत्ति लग रही है, तो ये अमानक होगा, अर्थात इसे माना नहीं जाता। फिर क्ष वर्ण किसके योग से बनता है? हलंत वाला क और श, षटकोण। अगला प्रश्न 33, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है?
11। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो जो स्वर नहीं होगा तो ये होगा विकल्प डी ज, ये व्यंजन है। बाकी अ उ ए ये स्वर होंगे। अगला प्रश्न है 35, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो जो घ है ये ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, बाकी के सारे तीनों विकल्प ट वर्ग के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न 36, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? देखिए ऊपर मैंने बताया था ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न, 33 मानी जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पशिच स्वर है? तो जो आ है ये पशिच स्वर होगा। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी चौपाई को हटाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर। अगला है 39, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो जो विसर्ग से बना शब्द है ये निस्सृह होगा। यहाँ पर देखिए विसर्ग लगी हुई है ना, बीच में दिख ही रहा है आपको, तो ये विसर्ग से बना है। अगला है 40, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो यह विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिएगा 41, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो जो अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा विकल्प बी या।